चैप्टर 99। एक बार फिर उसने कुछ ऐसा कर दिया जिस पर विश्वास करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था इस वक्त उसे कैसा फील करना चाहिए। बहुत सोचने के बाद जब वो फ्रस्ट्रेट हो गया तो वो उठकर स्टडी रूम की ओर चल गया। राठौर फैमिली का हेड उसका स्टडी में इंतजार कर रहा था। वो आदमी खाने को तो उसकी अंकल थी, लेकिन पूरा राठौर फैमिली उन्हीं के इशारों पर चलती थी। जब अंकल ने शौर्य को आते देखा तो उन्हें शौक लगा, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्हें उसे सही सलामत देखकर खुशी हुई। शौर्य उन्हें उसे आवाज लगाकर अपने पास आने को कहा, लेकिन जब शौर्य के ठंडे रवैये को देखा हो उन्होंने उस पर जोर नहीं डाला। शौर्य क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? तब शौर्य ने सीधे पॉइंट पर आते हुए पूछा, क्या दिल्ली में कोई शेखावत फैमिली है जिसका बैकग्राउंड स्ट्रांग हो? अंकल ने एक पल के लिए सोचा और कहा, दिल्ली में कुछ हो फैमिली है जिनका बैकग्राउंड स्ट्रांग है, पर उनमें से कोई भी शेखावत नाम की फैमिली नहीं है। जिसे देख शौर्य ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। तो फिर आज किस फैमिली ने इतना बड़ा सेलिब्रेशन किया था जिसने राघव शेखावत को जाना था? फिर उसने खुद से कहा, हो सकता है उसे वहाँ कोई इम्पॉर्टेंट काम हो, क्योंकि उसने आज ही रिटर्न होने का फैसला जो किया था। पर इतनी जल्दी आने का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अंकल को नहीं पता था वो किस बारे में सोच रहा है, लेकिन उन्हें जवाब तो देना हो था, इसलिए उन्होंने एक पल सोच और कहा, हर कुछ फैमिलीज है जिन्होंने आज सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया था, पर उनमें से शेखावत नाम की कोई फैमिली नहीं है। और उनके क्रॉस कनेक्शन का क्या है में ससुराल वालों का? क्योंकि शौर्य को अब तक ये तो समझ में आ गया था कि राघव का बैकग्राउंड कोई नॉर्मल बैकग्राउंड नहीं है। फिर उसने कहा, हो सकता है जिस आदमी को मैं ढूंढ रहा हूँ उसका सरनेम ओरिजिनल हो ही ना, या फिर वह किसी रिश्तेदार या अपनी माँ का उपनाम इस्तेमाल कर रहा हो। जिस पर अंकल ने अपनी भौहें चढ़ाई और कहा, इसकी तो डीप इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं किसके बारे में जानना चाहते हो? जिस पर शौर्य ने कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराया, नहीं अभी नहीं, उससे मजाक खराब हो जाएगा। शौर्य के फेशियल एक्सप्रेशन देखते हुए अंकल ने कहा, बेहतर होगा तुम किसी को मार कर अपने हाथ ना रंगो तो। जिसे सुनकर सॉरी नहीं स्माइल करते हुए कहा, डॉन ती वरी मैं उसे नहीं मारूंगा। जिस पर अंकल ने परेशान होते हुए कहा, शौर्य तुम ऐसे नहीं रह सकते, अब तुम बच्चे नहीं रहे। अगर तुम शादी कर लो, घर बसा लो, तो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। उद्धरण चिन्ह, कोई जरूरत नहीं, मुझे मुंबई बहुत पसंद है। उद्धरण चिन्ह। और इसके साथ ही शौर्य मुड़ा और चला गया। वह पूरी तरह से कंफर्टेबल लग रहा था। हालांकि अंकल नहीं थे। इतने वर्षों के बाद भी शौर्य नहीं बदला था। उसका पागलपन, उसकी बीमारी लाइलाज थी। अंकल ने आह भरी और अपना फोन निकाला। पिछले कुछ वर्षों में शौर्य ने मुंबई में जो कुछ भी किया है उसके बारे में मुझे एक रिपोर्ट भेजें। उद्धरण चिन्ह। अगर वह नहीं बदलेगा तो कम से कम अंकल जानना चाहते थे कि वह किस तरह की हिंसा फैला रहा था। जब शौर्य राघव के अतीत की खोजबीन कर रहा था तब तक राघव हॉस्पिटल पहुंच चुका था। पहली चीज जो उसने देखी वह सिया थी, जो फर्श पर बैठी थी। सिया को इस गलत में देख अचानक राघव का दिल दुखने लगा। वो उसके चला गया। उसके सामने झुककर उसने धीरे से उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, सिया, सिया संभालो खुद को, तुम अकेली नहीं हो। पर सिया तो अपने होश में थी ही नहीं। उसने अब को डॉक्टर से बात करते हुए सुना। वो समझ गई थी, फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तभी राघव के तुच्छ से पिघल गई और उसकी गर्माहट ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया। उसने उसकी शर्ट को टाइटली पकड़ लिया और उसके आंसू कपड़े में भीग गए। लेकिन वह सिसकी नहीं, वह चुपचाप रोती रही। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जिसे देख राघव के सीने में दर्द होने लगा। तुम जोर से रो सकती हो, वह बुदबुदाया। सब ठीक है, लेकिन सिया ने ऐसा नहीं किया। वह बस रोती रही। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। काफी देर बाद वह उससे दूर हो गई। उसकी सूजी हुई आंखों के अलावा उसके चेहरे पर इमोशन का कोई निशान नहीं था। राघव बोलने से हिचकिचाया, लेकिन सिया पहले बोली। डॉक्टर ने कहा कि दादी शांतिपूर्वक चल बसीं। उन्हें कोई दर्द नहीं था। उसकी आवाज शांत थी। वह नहीं चाहेगी कि मैं दुखी रहूं। उद्धरण चिन्ह। वह उठकर खड़ी हो गई। राघव को यकीन नहीं था कि वह उसे आश्वस्त कर रही थी या खुद को
मैं ठीक हूँ, सच में। डॉक्टर रिवाज ने कहा था कि उसके पास शायद 2 हफ्ते बचे हैं, लेकिन उसने 18 दिन पूरे कर लिए। वह मजबूत थी और उसे समुद्र देखने का मौका भी मिला। इसके अलावा उन्होंने न्यू ईयर भी हमारे साथ सेलिब्रेट किया। मैं बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए सिया की आंखों से लगातार आंसू भी जा रहे थे और वही सिया का हाल देखकर राघव का दिल बैठा जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। कोई भी शब्द उसे सांत्वना नहीं दे सका, क्योंकि उसने पहले ही अपने आप को सांत्वना दे ली थी। उद्धरण चिन्ह। चलो आरव को ढूंढते हैं, सिया ने कहा। दादी को ले जाया गया। आरव भी उनके साथ था। सिया और राघव भी उनके पीछे चल दिए। राघव ने कुछ नहीं कहा, वह बस उसके साथ चलता रहा। वह जानता था कि अभी उसे किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। उसे किसी की जरूरत थी जो उसकी बात सुन सके। जब वे वहां पहुंचे तो आरव बाहर रुक गया था। उसकी आंखें सिया से भी ज्यादा लाल थीं। जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसके आंसू फिर बहने लगे। आरव, दिया ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सब ठीक है। तुमने बिल्कुल ठीक किया। उसे पिछले कुछ घंटों से होश भी नहीं था। तब आरव हो था जिसने सब संभाला था। सिया दादी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वो लोग शमशान में थे। सिया को उस जगह से नफरत थी। अक्सर लोग इसी जगह फिर कभी न मिलने के लिए यहीं आकर बिछड़ जाते हैं, इसलिए वो दादी को इस जगह अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने आरव से कहा, चले। तब राघव ने उसे रोकते हुए कहा, अभी यहाँ का स्टाफ आता ही होगा। जिसे सुन आरव ने कहा, मिस्टर शेखावत, मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी पर उन्होंने कहा वो कल ही आ पाएंगे। न्यू ईयर के कारण ज्यादातर लोग छुट्टी पर थे, इसीलिए हॉस्पिटल ने इसकी व्यवस्था की थी। पर आरव राघव कोई दिक्कत समझ गया कि उसने सब इंतजाम कर दिए हैं। जिस पर सिया ने उसे देखा और धीमी आवाज में कहा, थैंक यू। जिस पर राघव ने कहा, वो मेरी भी दादी थी। और उन तीनों के बीच शांति छा गई। शमशान घाट के कर्मचारी जल्दी आ गए और शव को अपने साथ ले गए। साथ में वो तीनों भी थे। सब कुछ पहले से ही तैयार था। सिया जानती थी कि राघव को ऐसा करने के लिए बहुत परेशानी से गुजरना पड़ा होगा। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे एक साधारण धन्यवाद से पूरा किया जा सके। ये पी लो। राघव ने उसे एक कप गर्म पानी दिया। उसके हाथ जम रहे थे। उसने बिना सोचे समझे इसे ले लिया। तभी उसने कुछ नोटिस किया। राघव का हाथ पकड़कर उसने उसे पलट दिया। उसने अपनी उंगलियां उस पर फिराईं और जब उसने पीछे हटकर देखा तो उसकी उंगलियां लाल हो गई थीं। खून, घाव। राघव ने काला कोट पहना हुआ था। खून पानी में घुल गया। यदि उसने रंग में मामूली अंतर पर ध्यान न दिया होता तो वह इसे देख ही न पाती। तभी राघव ने अपना हाथ खींच लिया। कुछ नहीं है, बस एक खरोंच है। उन्होंने इसे बहुत ही नॉर्मल बना दिया। लेकिन सिया बेवकूफ नहीं थी। सर्दियों के कपड़े मोटे थे। एक साधारण सी खरोंच इतनी गहरी कैसे हो सकती है? और फिर भी उसमें से खून क्यों बह रहा था? चलो हॉस्पिटल अब। सिया तुरंत खड़ी हो गई। राघव ने जोर देकर कहा, ये वास्तव में कोई सीरियस बात नहीं है। वह जाना नहीं चाहता था। अगर वे चले गए तो उसे सच्चाई पता चल जाएगी। राघव, उसकी आवाज़ धीमी और दृढ़ थी, दादी तो पहले ही जा चुकी हैं। अब तुम मुझे अपनी चिंता में मत डालो, प्लीज। उद्धरण चिन्ह। राघव रुका, फिर उसने आह भरी, ठीक है। हॉस्पिटल में सिया ने उनका साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। जैसे ही कोट हटाया गया और उसकी आस्तीन ऊपर चढ़ाई गई, उसे अंततः चोट की पूरी सीरियसनेस का पता चल गया। उसके दिल में एक तीस उठ गई। खून पूरी तरह से अभी तक बंद नहीं हुआ था और यह स्पष्ट रूप से गन शॉट का घाव था। उसने एक सांस अंदर खींची। गनीमत ये रही कि गोली आर पार हो गई, जिस कारण किसी सर्जरी की जरूरत नहीं थी। फिर भी वह वहीं बैठी देखती रही कि डॉक्टर उसका हाथ साफ कर रहा है और पट्टी बांध रहा है। उसके इमोशन पढ़ पाना आसान ही था। इसी समय राघव अपनी नज़र उसे पर डाली। लाइफ में पहली बार गिल्ट महसूस हो रहा था। उसने अपना गला साफ किया और कहा, सिया, सच में ये एक छोटा सा घाव है। वो इससे पहले कई बार इससे भी कहीं ज्यादा घटक वार सह चुका है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें उससे मिलीं, उसने अपना मुंह बंद कर लिया। सिया की निगाहें ठंडी और तीखी थीं। तभी उसने कहा, क्या ये शौर्य ने किया है? उसकी आवाज़ कड़ी थी,
वह हमेशा से जानती थी कि शौर्य राघव को आसानी से नहीं छोड़ेगा। राघव ने अपना सिर हिलाया। नहीं, उद्धरण चिन्ह। वह नहीं जानता था कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उसके पास इन्वेस्टिगेशन करने का समय नहीं था। जिस क्षण उसने दादी के बारे में सुना, उसके बाद से उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था। लेकिन भले ही वह शौर्य था, वह उसे नहीं बताएगा। मेरे परिवार के साथ चीजें थोड़ी टिपिकल हैं, राघव ने कहा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे अपने आसपास नहीं देखना चाहते। उद्धरण चिन्ह। ये झूठ नहीं था, सच में ऐसे लोग थे जो उसे मरवाना चाहते थे। उन्होंने पहले ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी। सिया ने उसकी ओर देखा, उसका मन घबरा रहा था। फिर उसने धीरे से सांस छोड़ी और कहा, तुम कभी अपने परिवार के बारे में बात नहीं करते। जिस पर राघव ने हंसते हुए कहा, मेरी फैमिली बहुत टिपिकल है। इसके बारे में तुम्हें फिर किसी दिन बताऊंगा। फिर वह खड़ा होते हुए बोला, अभी के लिए दादी के पास चलते हैं। सिया हिचकिचाई, फिर सिर हिलाकर हाँ कहा। उस रात उनमें से कोई भी नहीं सोया। वे दादी के लिए जाग करते रहे। अगली सुबह सिया ने एक छोटा सा निजी विदाई दी और फिर उसने दाह संस्कार की तैयारी की। राघव ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सिया ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, यही उनकी इच्छा थी। इसके बाद वह दादी की अस्थियों को घर ले गईं। वह, राघव और आरव एक साथ बैठ गए। उन्होंने एक फैसला किया, वे त्योहार खत्म होने तक इंतजार करेंगे। इस तरह दादी पूरा नया साल उनके साथ बिता सकेंगी। फिर आखिरकार उन्हें आज़ादी मिल जाएगी। घर लौटने के बाद राघव पूरा समय सिया के साथ रहा। वह उसके बारे में चिंतित था, लेकिन सिया उसकी उम्मीद से अधिक मजबूत थी। पिछली रात को टूट जाने के अलावा वह शांत बनी रही। अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड। और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।